हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 62 एंड 99.91 परसेंटाइल इन कॉमर्स। सो आज कॉमर्स वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम कवर करते हुए चल रहे हैं 5 यूनिट्स और उनके 5 टॉपिक्स हम निपटा देंगे। यानी ये कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सोच करके आपके लिए लाया गया है, जिसमें हम कॉमर्स की 5 यूनिट्स को कवर करते हुए चलेंगे एंड हर यूनिट का एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नया ला सकूँ। तो जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट वीडियो ट्राई की जा रही है। अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके की वीडियोस और आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, या कोई और पुरानी जो हमने सेशंस में डिस्कस की है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो क्या बताया मैंने, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है 5 यूनिट्स 5 टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स, जो हम निपटाएंगे। और कौन से यूनिट्स को टॉपिक्स को टारगेट किया जा रहा है? पेपर रेलिवेंट। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए ही दिक्कत है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में इनसे हेल्प मिलेगी। ऐसे टॉपिक्स को टारगेट किया जा रहा है जो कि आपके पेपर में आते रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देख लेंगे, भर भर के आपको क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं, IB का कवर करेंगे। किसका कवर कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल बिजनेस का हम लोग पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जानेंगे, जो कि मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ। चलिए सो BOP क्या होता है? BOP एक स्टेटमेंट होता है किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या बोला मैंने? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपका एक ट्रांजैक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दूसरी कंट्री के साथ जितनी भी डीलिंग करी, जितनी भी ट्रांजैक्शन करी विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो वो आप कहाँ दिखाते हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आपने जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करी, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा जिसमें आपको फॉरेन पेमेंट की जरूरत थी, फॉरेन करेंसी की, वो दिया या लिया, तो सारी स्टेटमेंट आपकी कहाँ दिखाई जाती है? कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट की विद अ कंट्री, अपनी कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी जैसे अगर मैंने इंडिया का BOP बनाया तो ये क्या है? इसमें मेरा जितने भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके साथ जो भी मेरी ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। चलो तो BOP पे वापस आते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि BOP का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि BOP बनाता कौन है। ये BOP को बनाने का काम RBI को सौंपा गया है, और 1948 से BOP का डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है? RBI। याद रखेंगे, RBI BOP का डेटा कलेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, क्या ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का कंपनीज जो भी डील करती हैं उनके लिए होता है? यस, प्राइवेट एंड पब्लिक जो भी है सब डीलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक के लिए है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के लिए है। अच्छा एक चीज देखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, यानी मैंने इनकम ज़्यादा कमाई है, तो ये मेरे लिए क्या सिचुएशन होती है? सरप्लस की। लेकिन अगर मेरे एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, यानी मैंने खर्चा ज़्यादा किया है और कमाया कम है, तो मेरे लिए क्या आता है? डेफिसिट। क्या आता है? डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली क्या होता है? या तो सरप्लस में होगा, या तो आपके पास ज़्यादा होगी इनकम, या तो आपके पास कम होगी। जीरो होना बहुत रेयर होता है, क्योंकि जीरो तभी होगा जब आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मैच कर जाएं, जो कि बहुत ही रेयरली ऐसी सिचुएशन आती है। चलिए अब BOP का बेसिक पॉइंट समझते हैं, जो कि हमको पेपर रेलिवेंट है, कि BOP को 2 तरीकों से बांटा जाता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने? BOP को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। चलिए तो BOP को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक आपका कौन सा होता है? करंट अकाउंट, एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट। अब हमने बात करी करंट और कैपिटल की, लेकिन फॉरेन BOP, यानी जो फॉरेन का BOP होता है, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल। तो कई कई जगहों पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि फॉरेन ऑथर्स ने किस में बांटा होता है? 3 हिस्सों में बांटा होता है, करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल। इन 3 चीजों में आपने क्या किया जाता है? बांटा जाता है। चलिए अब ध्यान से समझना, अब हम पहले करंट को समझेंगे एंड फिर कैपिटल की तरफ जाएंगे। देखो करंट के 2 हिस्से होते हैं, मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखते हुए चलना। एक सेकेंड। करंट के 2 हिस्से होते हैं, एक तो होता है आपका विजिबल और एक होता है आपका इनविजिबल। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 हिस्से होते हैं, एक तो होता है विजिबल, एक होता है आपका इनविजिबल। ठीक है, अब आ जाओ वापस। एक सेकेंड।
चलिए, तो जो विजिबल में आता है वो क्या आता है, गुड्स, जो कि आप देख सकते हो, तो वो क्या होता है विजिबल, यानी जो आप देख पा रहे हो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है वो आपका कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में, विजिबल के अंदर। फिर आपका आता है एक इनविजिबल, क्या आता है इनविजिबल। देखो इनविजिबल में तीन चीजें आती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इनविजिबल में तीन चीजें आती हैं, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स। क्या बोल रहा हूँ, सर्विसेज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या आता है, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स। इनका देखो, सर्विसेज में तो जो भी आपने सर्विस एक्सपोर्ट करी या इंपोर्ट करी वो आएगी। अब इनकम में क्या आता है, इनकम में तीन चीजें आती है। आपकी इनकम तीन तरीके से बन सकती है, या तो आपने कोई प्रॉफिट कमाया हो, या कोई इंटरेस्ट पे किया हो, या इंटरेस्ट रिसीव किया हो, या आपने डिविडेंड रिसीव किया हो। तो ये क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। फिर ट्रांसफर्स में तीन चीजें आती है। ट्रांसफर्स में क्या आती हैं, तीन चीजें। एक होती है आपकी, ध्यान से देखना, एक होती है रेमिटेंस, फिर होती है डोनेशंस और फिर होती है गिफ्ट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, रेमिटेंस, डोनेशंस और गिफ्ट। देखो रेमिटेंस बेसिकली क्या होता है, जब एक कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, एक दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल यूएसए, इन इंडिया को मान लो कुछ पैसों की नीड है और वो यूएसए से कुछ पैसा मांग लेती है, तो जो पैसा यूएसए के द्वारा इंडिया को दिया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रेमिटेंस। क्या कहेंगे, रेमिटेंस। ठीक है, अभी रेमिटेंसेस जो होते हैं, ध्यान से सुनना, रेमिटेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो सकती हैं। क्या हो सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जो कि क्या होती हैं आपकी, मतलब अब पहले यूनिलेटरल भी समझते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको। यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है कि जो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं क्रिएट करती। कहने का मतलब ये है कि मान लो इंडिया ने यूएसए को कोई पेमेंट कर दी, तो यूएसए को उसके बदले में कुछ नहीं देना। मान लो इंडिया ने यूएसए को कुछ पैसे दे दिए, बट यूएसए को उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं देना। तो ये कैसे ट्रांसफर होता है, यूनिलेटरल, जहां पे आप क्या करते हो, वन वे पेमेंट कर देते हो। वन वे पेमेंट करते हो, सामने वाले से आपको कुछ नहीं लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट्स वापस नहीं लेने, ग्रांट दे दी, वापस नहीं लेनी। ठीक है, अब रेमिटेंसेस भी होती हैं, वो भी जनरली क्या होती है, आपको वापस नहीं लेनी होती, क्योंकि क्या होता है कि आपने कुछ पैसा यूएसए को दे दिया है। क्या कर दिया, रेमिट कर दिया, कुछ पैसा आपने उनको पकड़ा दिया है, जिससे क्या होगा, उनको हेल्प कर रहे हो आप, उनकी कंट्री को हेल्प कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, रेमिटेंसेस। ठीक है, क्या कहा जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर इनको, यानी एक तरफा ट्रांसफर। रेमिटेंस भी आ गया। अब सुनो, इसमें कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ऑटोमेटिक रिवर्स के लिए, एक बार दे दिया वापस नहीं मांगोगे आप, मतलब आपने अपनी स्वयं इच्छा से सामने वाले को हेल्प करने के पर्पज से दिया है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो करंट के दोनों क्लियर हो गए, विजिबल और इनविजिबल। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, या तो मेरा चेंज इन एसेट करते हैं या तो चेंज इन लायबिलिटी करते हैं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन कब आएगी, या तो वो आपके असेट्स में चेंज ला रही हो, या तो वो आपकी लायबिलिटीज में चेंज ला रही हो। ठीक है, अब असेट्स में कैसे चेंज आता है, जब आप फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस लेते हो, यानी बाहर से असिस्टेंस ले रहे हो। मान लो आपने फॉरेन कंट्री, फॉरेन उससे असिस्टेंस ले रही अंडर कंसेशनल रेट। फॉर एग्जांपल मुझे आईएमएफ से पैसा लेना था, मैंने आईएमएफ से कंसेशनल रेट पे लोन ले लिया, तो वो क्या होगी, मेरी एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या होगी, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस और कमर्शियल बोरोइंग्स में क्या डिफरेंस है, ध्यान देखना। कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होता है, जब आप प्रॉपरली किसी एक बैंक से जाके, मान लो आपका वर्ल्ड का एक पॉपुलर बैंक है, आपने उससे जाकर के खरीद ली, यानी आपने या तो गवर्नमेंट से ले ली, फॉर एग्जांपल आपने यूएसए की गवर्नमेंट से ले ली और आपने बोला आप हमें पैसा दे दो, हम आपको लोन पे, आप हमें पैसा दे दो, हम आपको पैसा वापस करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है, ये जो मैंने क्या बताया कि कंसेशनल रेट पे होती है, जैसे 8% पे दे दिया या 2% पे ही आपको दे दिया। बट जो कमर्शियल होती है वो कमाने बैठे होते हैं प्रॉफिट, तो वो देते हैं आपको 10%, 9%, 12%, यानी कमर्शियल बोरिंग्स की जो रेट होती है वो जनरली एक्सटर्नल असिस्टेंस से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारी थर्ड टाइप की चीज पे, जो कि है डिपॉजिट बाय एनआरआई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो बाहर चले गए हैं हमारे यहाँ से, तो वो अपने घर वालों को पैसा भेजेंगे, तो जो भी उनका सरप्लस होगा वो कहाँ रखते हैं, इंडियन बैंक के साथ। तो ये भी कहाँ पार्ट बनता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनता है। फिर आपकी आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडीआई और एफपीआई की फॉर्म में होती है। एफडीआई और एफपीआई की फॉर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो क्या हो जाती है, हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनफ्लोज, कैसे कैसे तरीके के इनफ्लो हो सकते हैं हमारे पास। देखो दो तरीके के इनफ्लो हो सकते हैं, या तो नॉन डेबिट क्रिएटिंग और डेबिट क्रिएटिंग। कहने का मतलब ये, ध्यान से समझना, नॉन डेबिट क्रिएटिंग मींस कि आपको उसके बदले में सामने वाले को लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो, मतलब आपको कुछ पे करना हो सामने वाले को, तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो।
वो होते हैं आपके डेट क्रिएटिंग, ठीक है, जिसमें आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपके नॉन डेट क्रिएटिंग होते हैं जिसमें आपकी नो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली है, एफडीआई सामने वाले ने पैसा आपके में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो फॉरेन से कोई बंदा आया और उसने 50% आपके पैसा लगा दिया, वो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, क्योंकि आपको वो पैसा उसको वापस नहीं देना है। आपको बिजनेस में लगाना है, यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पैसा आपको वापस नहीं देना है। प्रिंसिपल अमाउंट उसको वापस नहीं देनी, चाहे आप डिविडेंड की फॉर्म में पैसा कमा के उसको दे दोगे, बट प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे उसने मान लो $10,000 आपकी कंपनी में लगाई, ये आपको कभी वापस नहीं देने हैं। हो सकता है आपको डिविडेंड देना पड़े, बिल्कुल दोगे, क्योंकि वो डिविडेंड के लिए ही पैसा लगा रहा है। मान लो उसको आपको 50,000 रुपए डिविडेंड देते हो हर महीने का, मतलब हर साल का, तो ये आपको डिविडेंड देना पड़ सकता है, बट ये डेट नहीं क्रिएट कर रही, क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाना। लेकिन डेट क्रिएटिंग कौन से होते हैं? जहां पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होता है और इंटरेस्ट भी लौटाना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आईएमएफ से लोन ले लिया, और मैं या फिर किसी कंट्री से लोन ले लिया, और आईएमएफ से लोन लेने के बाद मैंने इसको क्या करा, 10 लाख रुपए का, मान लो $10 लाख का लोन था, एक तो ये चुकाऊंगा, प्लस मान लो इस पे $2 लाख का इंटरेस्ट बनता है, तो मैं टोटल कितना चुकाऊंगा? $12 लाख। $12 लाख, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक हमारे अकाउंट में तीसरा अकाउंट होता है, हमने क्या पढ़ा? करंट कैपिटल, और एक होता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी एंड एरर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। देखो, कई बार क्या होती है, इतने लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, कई बार क्या होता है, इतने लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है, तो हो सकता है ना कुछ ऐसी भी चीजें हो जाए जो मिस हो जाए, जो हमें नहीं मिल रही, जबकि हमको पता है ट्रांजैक्शन हुई है, बट हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं पता पड़ रहा कहाँ से आए ये पैसे, कैसे आए, क्योंकि इतना हिसाब किताब रखना कोई आसान बात नहीं है जब आप पूरे इंडिया के लेवल पे देखोगे तो एरर्स एंड ओमिशंस होती हैं, जो भी वो हम दिखाते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी एंड एरर के अकाउंट में। और ये क्या होती है? आपकी बैलेंसिंग आइटम होती है। ध्यान से सुनना, ये क्या होती है? आपकी बैलेंसिंग आइटम होती है। चलिए, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। अब बीओपी में डेफिसिट और सरप्लस आ सकता है, मैंने जैसा कि बताया था। अगर आपके ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसको क्या कहा जाता है? बीओपी डेफिसिट या बीओपी सरप्लस। अगर आपके मान लीजिए ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो आप सरप्लस में हैं, अगर आपके ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो रहे हैं तो आप डेफिसिट में हैं। चलिए, अब एक चीज देखिएगा इंपॉर्टेंट, बीओपी में क्या क्या आता है आपका, हमने समझ लिया। बीओपी कैसे बनता है? करंट और कैपिटल दोनों को ऐड करके बनता है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? बीओपी। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक डेफिसिट होता है, कौन सा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक डेफिसिट होता है जिसका नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब आप कोई सरप्लस पे कर देते हो कैपिटल अकाउंट से। क्या करते हैं हम? जब सरप्लस कैपिटल से पे करते हैं अकाउंट से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों में समझ आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है? मेरा करंट अकाउंट है, ऊपर वाला हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर अकोमोडेटिंग और वो भी समझ लेंगे। ये वाला हिस्सा क्या है? पूरा आपका करंट अकाउंट, और ये है पूरा कैपिटल अकाउंट। देखो, करंट अकाउंट में जो भी आपका डेफिसिट आता है वो किसके थ्रू पूरा करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट आ गया, करंट अकाउंट में आपको कोई भी डेफिसिट आया, उसको फुलफिल कहां से किया जाता है? कैपिटल अकाउंट से फुलफिल किया जाता है। मान लो डेफिसिट आया तो हम क्या कर लेंगे? लोन ले लेंगे या बोरोइंग्स कर लेंगे, है ना, बोरोइंग्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो पेड थ्रू सरप्लस, या फिर सरप्लस होगा मेरे कैपिटल अकाउंट में। मान लो मेरे कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस ज्यादा आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो सरप्लस से मैं फुलफिल कर दूंगा। सरप्लस से भी नहीं को फुलफिल कर रहा तो लोन या बोरो कर लूंगा। ठीक है, चलिए, अब एक बात समझिएगा, क्या बोला? कैपिटल अकाउंट से पे किया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फॉरेन एक्सचेंज क्रिटिकल लेवल, यानी हमने एक लेवल सेट किया है, फॉर एग्जांपल $10,000 मेरा क्रिटिकल लेवल है। अगर मेरा फॉरेन एक्सचेंज 10,000 से भी नीचे आ जाता है, 8,000, 7,000, उससे भी कम, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बीओपी क्राइसिस। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट है बीओपी क्राइसिस। आपको याद होगा बीओपी क्राइसिस हमारी कब आई थी? 1991 में आई थी, जब हमको एलपीजी पॉलिसीज अपनानी पड़ी थी। इस समय में हमारे पास 2 वीक्स का भी फॉरेन इंपोर्ट बिल नहीं पड़ा था। मतलब कहने का मतलब ये, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम अपने आने वाली इंपोर्ट जो भी हमारी नीड्स हैं उसको 2 वीक तक भी फुलफिल कर पाए। तो इस सिचुएशन को क्या कहा गया था? बीओपी क्राइसिस कहा जाता है। चलिए, अब मैं आपको पहले एक बार ये दिखा देता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली दिखता कैसा है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मैं यहाँ लाइनें खींच देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स कहाँ से अलग अलग हो रहे हैं। देखो, ये होता है हमारा करंट अकाउंट, यहाँ तक है। फिर अगला दिखाता हूँ, फिर ये है मेरा कैपिटल अकाउंट,
एक सेकेंड रुकना। ये है मेरा कैपिटल अकाउंट, और फिर आप ये एरर्स एंड ओमिशंस देख पा रहे होंगे जो कि आपका यहां पे है। एक सेकेंड, इसको भी सेटल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते जाना। देखो ये ऊपर से स्टार्ट हुआ, पहले कहां से आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया, इसको माइनस किया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या आया मेरा, एक्स माइनस एम लिख देता हूं, तो क्या आया मेरा, ट्रेड बैलेंस। अच्छा एक चीज देखना, एक आपको मैं अभी बताऊंगा, पहले एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फिर आपकी इनविजिबल आइटम्स आई, मैंने ये कौन सी बताई थी, विजिबल, ये आपका विजिबल वाला हिस्सा है। फिर ये आपका इनविजिबल वाला हिस्सा आ रहा है, यही सिखाया मैंने अभी आपको। करंट में दो होते हैं, विजिबल इनविजिबल। देखो इनविजिबल में क्या आती है, नॉन फैक्टर इनकम, इनकम्स हो गई, प्राइवेट ट्रांसफर्स हो गए, ये आपके इनविजिबल में आ गए। इससे आपका क्या आ गया, ये करंट अकाउंट बैलेंस आ गया। क्या आ गया, देखो करंट अकाउंट आ गया जब आपने थ्री इसको ऐड कर दिया, इन दोनों को, ये वाला का जो निकला विजिबल प्लस इनविजिबल, इन दोनों का भी आपने जो पैसे निकाले उसको ऐड करके क्या आया आपका करंट अकाउंट। ठीक है, अब करंट से कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक्सटर्नल असिस्टेंस हमने डिस्कस की थी, आपने कमर्शियल बोरोइंग्स की, शॉर्ट टर्म डेट लिए, एनआरआईज के डिपॉजिट हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें एफडीआई एफपीआई की इन्वेस्टमेंट हो गई, या कोई अलग तरीके के अदर फ्लोज हो गए। ये सब ऐड होने के बाद क्या आया आपके पास, टोटल कैपिटल अकाउंट आया। अच्छा अब एक चीज देखना, इसके बाद एक एरर्स एंड ओमिशंस आई, क्या आई, एरर्स एंड ओमिशंस आई। मैंने बताया था कि हमको कुछ ऐसा भी पैसा होता है जो डिस्क्रिपेंसी में रह जाता है, जो हमको पता नहीं होता ये पैसा कहाँ गया, ये आया। इसके बाद फाइनल मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ रहा है, देखना 5 + 12 + 3। अच्छा 5 देखना क्या है, 5 क्या मेरा करंट अकाउंट है, 12 क्या मेरा कैपिटल अकाउंट है, और 13 मेरा एरर्स एंड ओमिशंस है। तो कहने का मतलब है करंट प्लस कैपिटल प्लस एरर्स, इनको जब मैं टोटल कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, बीओपी का वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरी बीओपी की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर मेरी बीओपी की वैल्यू पॉजिटिव में है तो मेरे को क्या होगा, सरप्लस, और अगर मेरी बीओपी की वैल्यू नेगेटिव में है तो मेरे को क्या होगा, डेफिसिट। क्या होगा, डेफिसिट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अपने इस चीज पे, ध्यान से देखना, हमको क्या समझना है, पहले बीओटी वर्सेस बीओपी, क्या समझना है, बीओटी वर्सेस बीओपी। देखो बीओटी क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में से माइनस कर देते हैं इंपोर्ट। क्या बोला मैंने, जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देता हूं तो क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट से कैसे डिफरेंस है अभी पता पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो करंट, कैपिटल और ये तीनों पढ़े थे हमने, ये तीनों पढ़े थे, करंट भी आएगा, कैपिटल भी आएगा, एरर्स भी आएंगी, सबको किया था। लेकिन बीओटी में क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, ध्यान से सुनना, गुड्स आ रहा है, अगेन ध्यान से सुनना, सर्विसेज नहीं आ रहा। तो बीओटी में क्या आता है, सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस कर देते हैं तो मेरी एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड उससे कैसे डिफरेंस है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका सर्विसेज भी आती हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आ जाते हैं, और कैपिटल अकाउंट भी ऐड हो जाता है। तो ये हो गया आपका बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। अब हम फाइनल एक चीज पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी बीओपी के लिए है, विच इज ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ध्यान से सुनना, ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलो देखो ये वाला हिस्सा मेरा पूरा कितना है, ये वाला पूरा हिस्सा मैं यहाँ पे दोबारा से करूंगा, एक सेकेंड रुकना। ये वाला हिस्सा मेरा पूरा कितना है आपका, ये आपका पूरा हिस्सा है करंट का, किसका है, करंट अकाउंट का, और ये वाला पूरा हिस्सा किसका है, कैपिटल अकाउंट का। देखो करंट में मैंने क्या क्या लिख रखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख रखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा मैंने ये डेबिट क्रेडिट तो लगा रखा है, इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये ना अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के जैसा होता है। बीओपी का अकाउंट, ध्यान से सुनना, बीओपी का अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा नॉमिनल अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के फीचर होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या मैंने देख लो यही किया है, क्या मैंने यहाँ पे यही किया है, ध्यान से देखना। एक बार ना बहुत यहाँ पे कंजस्टेड हो गया, एक सेकेंड रुकना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, साफ सुथरी बातें देखेंगे, इतना ये सब भी हटा देता हूँ मैं, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो ये आपको दिख गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिख गया।
ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, यहाँ कैपिटल अकाउंट मैंने नीचे लिखा है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी अब्रॉड, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इंडिया, लोन्स एंड एडवांस। अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस ध्यान रखना, लोन्स एंड एडवांसेस मेरा एसेट होता है। क्यों होता है एसेट? अगर खाली लोन लिखा हो तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है, बट एडवांसेस लिखा हो, एडवांसेस लिखने का मतलब हो जाता है कि आपने किसी को पैसा दिया है। तो जब आपने किसी को पैसा दिया है तो वो आपका क्या होता है, असेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इन दोनों को प्लस माइनस जो भी कर लेते हैं आ जाता है। ठीक है, अब मान लो मेरे करंट अकाउंट में डेफिसिट आया, मैंने क्या बताया था, अगर मेरे करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा तो मैं उसको किससे पूरा करूंगा, कैपिटल अकाउंट से पूरा करूंगा। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है तो मैं कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से पे कर दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरप्लस नहीं है तो क्या मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो यहां इसीलिए बोरोइंग को भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक चीज ध्यान देखना, जितने भी मेरे ऊपर के आइटम्स होते हैं ना, ये वाले करंट वाले, ये लाइन खींची हुई है, लाइन के ऊपर देखना, ये जो लाइन मैंने खींची हुई है ना, ये वाली लाइन, इसके ऊपर के जितने भी आपके बातें होती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का मीनिंग होता है अबव द लाइन। क्या ये लाइन के ऊपर है इस वाली? बिल्कुल। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, अबव द लाइन। और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी। क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है बीओपी के स्टेट से, और ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए कमाई जाती हैं। यहाँ पे यही लिखा है मैंने, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी और फॉर प्रॉफिट मोटिव। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस लिए करते हो आप, ताकि पैसा कमाओ। पैसा कमाओ मींस प्रॉफिट कमाओ। तो इनका पर्पस सिर्फ क्या होता है, इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट और ये सब करने का, प्रॉफिट मोटिव के लिए आप लोग एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। यानी ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। क्या है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमस या अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। अब जो ध्यान से देखना, अब जो लाइन, ये जो लाइन खींची हुई है ये वाली, इसके नीचे वाली जो ट्रांजैक्शन है ये सारी कौन सी कहलाती है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या लिखा मैंने, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। मेरा ये देखना कहां पे आ रहा है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, बिलो द लाइन। जब हम बिलो द लाइन की बात कर रहे हैं, यही वाली है। और ये कैसे डिटरमाइन होती है, बाय द नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स। बाय द नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स, यानी कि ऑटोनॉमस में अगर सरप्लस डेफिसिट होगा उसी के बेस पे मेरा कैपिटल अकाउंट डिसाइड होगा। इसीलिए एकोमोडेट करती हैं, जो ऑटोनॉमस की गलतियां हैं वो एकोमोडेट करके ठीक कर देती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पूरा निपटा दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, एक सेकंड का ब्रेक दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। चलिए वापस आ गए हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके लिए मैं एक बैंकिंग की बेहद ही इंपॉर्टेंट चार्ट लेके आया हूँ। बहुत ही मतलब लोगों को डिफिकल्टी रहती है जो कि है ईयर्स याद करने में। इसके लिए मेरी एक हैंड रिटन चार्ट है जो कि पूरी प्रॉपरली डिजाइन की गई है आपके लिए, जिसमें हम कुछ बेसिक आपका बैंकिंग का कवर करते हुए चलेंगे। दिस इज अवर सेकंड टॉपिक। क्या है ये, हमारा सेकंड टॉपिक आज का हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो बैंकिंग में देख लीजिए मैंने क्या बताने वाला हूं आज आपको। ये प्री इंडिपेंडेंस की सारी चीजें हैं, जो हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री है वो हम देखने वाले हैं। प्री इंडिपेंडेंस की सारी बैंकिंग हिस्ट्री देखेंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी देखेंगे, और कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हमारे कवर करते हुए चलेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट देखो मैंने यहाँ कैसे डिवाइड कर रखा है, इसको दो हिस्सों में टुकड़े कर रखे हैं। एक आपका ये 1947 से पहले का यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा, और 1947 के बाद का पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अभी देखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया था आपका, 1770 में। कब आया था, 1770 में। ध्यान रखिएगा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा फर्स्ट बैंक था, जो कि कलकत्ता में आया था। कहाँ आया था, कलकत्ता में आया था। ठीक है, 1770 याद रखना। और इसने 1832 में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, यानी 1832 में इसने काम करना बंद कर दिया था। 1832 के बाद इसने कोई ऑपरेशंस नहीं करे थे। ठीक है, अब आते हैं हमारी सेकंड पार्ट पे। तीन बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। क्या बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंशियल बैंक्स। क्या कहा जाता था, ध्यान से देखना, इन तीनों को कहा जाता था प्रेसिडेंशियल बैंक्स। क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंशियल बैंक। कैसे याद रखेंगे, बीबीएम। क्या याद रख सकते हो, बीबीएम, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, इन तीन बैंकों को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंशियल बैंक्स। और 1921 में ये क्या हो गए, मर्ज हो गए। ध्यान से सुनना, 1921 में बॉम्बे,
बंगाल और मद्रास को मर्ज कर दिया गया आपस में, और इससे क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में आया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे कब आया था, 1921 में आपका क्या आया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया था। ठीक है, और इसने वर्क किया था एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टिल 1935। आफ्टर दैट आरबीआई टुक इन चार्ज। ये हम सभी को पता है कि, एक बार फिर से अगर जिनको नहीं भी आइडिया मैं बता देता हूं, 1921 तक इन्होंने वर्क किया। 1921 में मर्ज हुए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की तरह, और इसी बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह काम किया था 1935 तक, जिसके बाद आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं वापस से अपना ये हमारा सारा प्री इंडिपेंडेंस वाली चीजें हो गई हैं कवर। क्या हो गई है, ये प्री इंडिपेंडेंस वाला आपका एरिया कवर हो गया है। अब हम आते हैं 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाली बातों पे। किस पे आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाली बातों पे। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ कुछ में ईयर्स की इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, ध्यान से देखना। 1949 में हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अगर आप सबको पता हो तो आप याद रख सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949, जहां पे क्या बात की गई थी, बैंकों को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की उन्होंने बात की थी कि हम यहां से क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना शुरू करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाया गया था, और आपका 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। क्या किया गया था, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, और जैसा कि हम जान चुके हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आरबीआई भी आपका आया था, और आरबीआई ने इंचार्ज संभाल ली थी 1935 से। किसके लिए, 1935 से। एक बार इसका एक्ट देख लीजिएगा, 1934 है वैसे, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1935 से आरबीआई ने इंचार्ज संभाली, और वो क्या बन गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला काम आरबीआई ने ही करना था। ठीक है, फिर आइए पहले देख लेते हैं। इसके पहले तक आरबीआई ने काफी सारे बैंक्स के लिए, बर्मा का बैंक भी रहा काफी टाइम तक। ईयर आप लोग एक बार चेक करेंगे, आई थिंक 47 तक है, बट एक बार चेक कर लेना ये। और पाकिस्तान का बैंक भी बन के आरबीआई ने चीजें संभाली हैं। ठीक है, चलिए अभी हम उस बारे में आरबीआई की हिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ध्यान देखिएगा, इसके बाद आपका क्या आई, 1949 में आरबीआई क्या हुआ, नेशनलाइज हुआ। आरबीआई क्या हुआ, नेशनलाइज हुआ। ठीक है, अब देखना 1955 में क्या बना था, बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके आगे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। हर कोई अपना डिपॉजिट कराना चाहता है या लगाने जाता है, तो आप देखते होंगे बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। ये है हमारा कौन सा बैंक, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या आप ये लाइन देख पा रहे हो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की कहां जा रही है? क्या आप लोग ये लाइन देख पा रहे हो? यस, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज ही हुआ था 1955 में, और क्या बना, सेबी बना था, एसबीआई बना था। क्या बना था, एसबीआई बना था। कौन हमारा, ध्यान से देख लीजिए, कौन बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो तीन बैंक टूटे थे, सॉरी बने थे, बीबीएम, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, जब ये मर्ज हुए तो इन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1921 में, और 1955 में यही नेशनलाइज होके क्या बन गया, हमारा एसबीआई बना था। चलिए, इसके बाद नेशनलाइजेशन से रिलेटेड दो बेहद ही इंपॉर्टेंट चीजें, बेहद ही इंपॉर्टेंट ईयर पेपर में पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, 1969 और 1980। देखो 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, बेहद ही इंपॉर्टेंट बात है। 14 बैंक, बहुत बड़े बैंक हुआ करते थे, 14 बैंक्स को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज किया गया। फिर 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। दो बार ही नेशनलाइजेशन हुआ था बड़े तौर पे, एक बार 1969 में जहां पे 14 बैंक्स को किया गया, और 1980 में जहां पे 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो कुल मिला के ये कितने हो गए आपके, 20 बैंक्स को टोटली नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझते हैं एक और हिस्ट्री। 1975 में कौन आया था, रीजनल रूरल बैंक आपके एग्जिस्टेंस में आए थे। कौन आए थे, रीजनल रूरल बैंक। अच्छा, आरआरबी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आरआरबी में ना 3 लोगों की ओनरशिप होती है। एक होती है आपकी सेंट्रल की, एक होती है इसमें स्टेट की ओनरशिप, और एक होती है इसमें स्पॉन्सर्ड बैंक की ओनरशिप। क्या बोला मैंने, 3 लोगों की ओनरशिप होती है। एक होती है सेंट्रल बैंक, एक होती है स्टेट बैंक, और एक सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और स्पॉन्सर्ड बैंक्स, इनकी यहाँ पे क्या है, अपनी स्टेक होल्डिंग है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी है, 50% है। क्या है, 50%। याद रखना, पेपर में आया इसलिए बता रहा हूँ अच्छे से, 50% है। और स्टेट गवर्नमेंट की हमें लगता होगा ज्यादा है, बट इसकी सिर्फ 15% है। कितनी है, 15% है। और जो बची हुई 35% है वो किसके पास है, स्पॉन्सर्ड बैंक्स के पास। किसके पास है, स्पॉन्सर्ड बैंक्स के पास। तो ये याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली ये भी बताने लाया था कि रीजनल रूरल बैंक कब आए थे, 1975 में। तो ये हमारा बैंकिंग का भी कुछ कुछ हिस्सा, पोर्शन हमारा मेन टॉपिक एक कवर हो गया है, जहां पे थोड़ी हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश करी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आज हमारा इनकम टैक्स पे। एक सेकेंड रुकना।
थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। चलिए, तो इनकम टैक्स में मैं क्या लेके आया हूं आज आपके लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लबिंग ऑफ इनकम लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? क्लबिंग ऑफ इनकम। ध्यान से देखेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, आराम से पेपर में बन जाते हैं, इसीलिए इसको लेके आया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहला हमारे कौन से सेक्शन है, देख लो 60 टू 64। मैं हाईलाइट कर देता हूं, 60 से लेकर के 64 तक हैं सारे। अब 60 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, पहले तो बेसिक समझ लेते हैं। आओ देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक बंदा है जिसके पास 10,000 रुपए की इनकम है। एक सेकेंड रुकना। चलिए, मान लीजिए एक बंदा है, या तो इसके पास, ये मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, या फिर मान लीजिए इसके पास 10 लाख रुपीज अर्न करता है। कितने रुपीज अर्न करता है? 10 लाख रुपीज। ठीक है। और एक इसकी वाइफ जो है वो कितने अर्न करती है? 0 रुपीज अर्न करती है। क्या करती है? 0 रुपीज अर्न करती है। तो कई बार क्या होता है ना, टैक्स बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप कुछ हिस्सा दिखा देते हो कि वो आपकी किसका इनकम का पार्ट है, वो आपके वाइफ की इनकम का पार्ट है। तो जब आप ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो कि कुछ हिस्सा मेरी वाइफ का इनकम का पार्ट है, तो आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 10 लाख में ये कौन से रेट में आ रहा होगा, मान लीजिए 30% की टैक्स रेट में आ रहा है, और इसको आना है थोड़ी कम, 20% में आना चाहता है। तो इसने क्या करा, 2.5 लाख रुपए बोल दिया कि मेरी वाइफ की इनकम है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए इसने किसी तरीके से वाइफ की इनकम बताने की कोशिश करी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या इसकी इनकम 2.5 लाख से कम हो जाएगी? 2.5 लाख से कम होकर कितनी आ जाएगी? 7.5 लाख रुपए। जब इसकी इनकम 7.5 लाख रुपए आ जाएगी, तो क्या ये कम टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जब आप ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हो, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो, ये 2.5 लाख रुपए आपके नहीं है, आपकी सॉरी वाइफ के नहीं है, ये तो आप ही ने कमाए हैं, इसीलिए हम ये वापस से आपके अकाउंट में जोड़ देंगे, और अगेन आप घूम फिर के 10 लाख पे ही टैक्स देते हो। तो कहने का मतलब ये है, जहां पे आप ऐसी चोरी करने की कोशिश कर सकते हो, जहां पे आप अपनी इनकम को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, किसी और की इनकम में मिला के डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट पकड़ लेती है, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि ये इनकम क्या हो जाएगी, आपकी क्लब हो जाएगी। चलिए, तो क्लबिंग ऑफ इनकम का सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं। अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा, तो हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। यानी कि 60 सेक्शन देख लीजिएगा, क्या है, आपने इनकम ट्रांसफर कर दी बिना असेट को ट्रांसफर करे। क्या कर दी? इनकम ट्रांसफर कर दी बिना असेट को ट्रांसफर करे। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर द इनकम अक्रूइंग टू एन एसेट विद ट्रांसफर इटसेल्फ विदाउट, आपने इनकम को ट्रांसफर करे, मतलब असेट को ट्रांसफर करे, क्या कर दी, मतलब एसेट बिना ट्रांसफर करे, सॉरी इनकम ट्रांसफर कर दी। मैं इसको इसका एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको। देखो, यहां से समझते हुए चलेंगे। चलिए, मान लीजिए ये क्या है, ए के पास एक बिल्डिंग थी। क्या थी? ए के पास एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज। 10,000 नहीं, मैं 10 करोड़ कर देता हूं, मान लीजिए 10 करोड़ रुपीज थी। इसने क्या करा, ये अपनी इनकम किसको दे, बिल्डिंग किसको दे दी, वाइफ को दे दी, वाइफ के नाम पे करवा दी। ये इसके नाम पे हुआ करती थी, बट इसने वाइफ के नेम पे करवा दी। तो इससे क्या हुआ, जो मान लो इस इनकम को रेंट पे देने के बाद ये इनकम कमाता था, 1 लाख रुपए कमाता था, मान लीजिए रेंटल इनकम। तो अब इसने क्या करा, और इसकी पर्सनल इनकम भी कितनी हुआ करती थी, मान लीजिए 9 लाख रुपए ये अपने अलग से कहीं से कमाता है, और ये 1 लाख रुपए जुड़ने के बाद क्या हो जाती थी, इसकी इनकम 10 लाख रुपए हो जाती थी। तो ये 30 के ब्रैकेट में आ जाता था। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख से भी थोड़ा ज्यादा ही रेंट मिलता होगा, तो 10 लाख के ऊपर किसी तरीके से इसकी इनकम चली जाती है। तो होता क्या है, ये 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है। तो इसने क्या कोशिश करी, बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी वाइफ के नेम पे, और बोला कि 1 लाख रुपए का रेंट अब ये भरेगी, मतलब इनके हाथ में जाएगा, मेरी वाइफ के हाथ में जाएगा। ठीक है, और आप उनसे इनकम टैक्स चार्ज कीजिए। अब इस सिचुएशन में होता क्या, वाइफ तो बच जाती, क्योंकि उसके पास 2.5 लाख रुपए तक की हमारी जो एक पर्सनल बेनिफिट हमको मिलती है, इंडिविजुअल एग्जेम्पशन लिमिट, उसमें आकर के 1 लाख तो इनके पूरे एग्जेम्प्ट हो जाते, कोई दिक्कत ही नहीं होती।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहा जाता है कि अगर आप कोई इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे रेंट की इनकम आपने ट्रांसफर करी बिना एसेट को ट्रांसफर करे, तो क्या होगा, ये इनकम वापस से आपके अकाउंट में आके क्लब हो जाएगी, यानी 1 लाख रुपए वापस से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, और आपको अगेन वही 10 लाख पे ही देना पड़ेगा। तो जो ये आपने कोशिश करी थी ट्रांसफर करने की, ये आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन नंबर एन 64। चलिए आइए 64 सॉरी 60 सेक्शन 60 बात करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। अच्छा पहले ना मैं आपको रिवोकेबल और इररिवोकेबल बता देता हूं, मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। दो चीजें, दो वर्ड समझाने हैं मुझे आपको। एक समझना है हमको रिवोकेबल, एक समझना है हमें इररिवोकेबल। देखो रिवोकेबल मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए ये ए ने कोई बी को एसेट दिया, ठीक है, ए ने बी को एसेट दिया, और बी ना मान लो उसका रिलेटिव है या फिर उसका फ्रेंड है, ठीक है, या फिर कोई भी है, मतलब रिलेटिव या उसका स्पाउस हो गया, किसी को भी इसने दे दिया मान लीजिए, और उसको पता है कि ये मेरे पास घूम फिर के एसेट वापस ही आ जाएगा, यानी आप उसको रिकवर कर लोगे उस एसेट को, या उससे जो इनकम आ रही है वो टेक्निकली कहीं ना कहीं घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका एसेट क्या कहलाता है, रिवोकेबल, यानी जिससे आप बेनिफिट्स वापस ले लेते हो, वो रिवोकेबल बेनिफिट्स होते हैं। अब दूसरा होता है, मान लो ए ने बी को बेच दिया और बी उसके लिए अननोन पार्टी है, जिससे वो आज तक नहीं मिला, फर्स्ट टाइम मिला था, या फिर उसके दोस्त हैं, या फिर कोई और है जो कि इनसे रिलेटेड नहीं है, दोस्त के दोस्त हैं जिनको इन्होंने दे दिया, और इससे ना ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते, मतलब इन्होंने एक बार सेल कर दी तो सेल कर दी, और इसके बेनिफिट्स भी इनसे नहीं ले सकते। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, इररिवोकेबल। तो अब हम समझेंगे कि रिवोकेबल और इररिवोकेबल हमें समझ आ गया। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हमने इनकम ट्रांसफर कर दी फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, मान लीजिए मैंने एक ऐसी इनकम ट्रांसफर करी है जिससे मुझे बेनिफिट्स वापस मिल सकते हैं, वो भी वापस क्या हो जाएगा, जिसने भी ट्रांसफर करी है उसी की इनकम में ऐड हो जाएगा। इनमें कैसे रिवोकेबल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, प्रोविजन हो सकता है कि आप रीट्रांसफर कर दोगे होल या पार्ट ऑफ इनकम, या आप रीअज्यूम कर लोगे पावर ऑफ द असेट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका, चलिए इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, सेम बात को करते हैं। मान लीजिए ए के पास कोई एसेट थी, इसने देखा कि भाई मैं सेक्शन 60 में तो फंस रहा हूँ, सेक्शन 60 में तो भैया ये लोग मुझे फंसा लेते हैं, और अगर मैं वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ तो ये लोग क्या कर लेते हैं, बिल्डिंग को ना मेरे ऊपर ही वापस से चार्ज कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही अगेन बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग थी 10 करोड़ रुपए की, और 1 लाख की रेंटल इनकम आती है। तो इन्होंने क्या करा, इस बार इन्होंने थोड़ी सी गेम खेली, बी को ना दे करके बी को बोला, बी इसकी वाइफ थी, इसने कहा बी को कि आप ना अपने ब्रदर को दे दो, ये किसको दे दो, अपने ब्रदर को दे दो। ठीक है, तो बी ने क्या करा, अपने ब्रदर को दे दी, यानी इसके लिए वो कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ। इसने अपने ब्रदर इन लॉ को ये अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा दी और बोला कि भाई 1 लाख की जो इनकम है ना, अब वो मेरे ब्रदर इन लॉ के अकाउंट से ट्रांसफर हो गई है, तो अब मेरी वाइफ तो है ही नहीं यहाँ पे, ट्रांसफर कर दी। और बोला एक और भी चीज बोल दी कि भाई प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे करा दी, लेकिन कितने टाइम के लिए करा दी, मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए करा दी सिर्फ। ठीक है, और 5 ईयर्स बाद ये वापस से इनके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी 5 ईयर्स बाद इनके पास वापस आ जाएगी। ऐसा कुछ एक डीलिंग कर ली। तो इनकम टैक्स ने बोला वाह वाह बेटा वाह, क्या नया तरीका लेके आए हो हमें लूटने का। तो इनकम टैक्स ने इसके लिए भी एक प्रोविजन निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जब आप ऐसी कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हो जो कि आपकी रिवोकेबल है, यानी कि जो पैसा आपको वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिकवर कर लोगे आप बिल्डिंग उससे वापस से, उसके बेनिफिट्स भी आपके पास वापस आ जाएंगे, तो भी हम क्या कर देंगे, ये 1 लाख की इनकम आपके में वापस जोड़ देंगे। यानी जो इतनी आपने ट्रांसफर के झंझट लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, 30% तो अभी भी हम आपसे टैक्स लेंगे। तो इसका फिर से हो गया पोपट। ठीक है, तो क्योंकि इसको देना चाहिए था, लेकिन इसको फिर से क्या हो रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, अगर ये इररिवोकेबल होती ना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये इररिवोकेबल होती, क्या बोल रहा हूं, इररिवोकेबल होती, यानी कि उसको देने के बाद वापस नहीं आने वाली, 100 सालों तक नहीं आने वाली, तो क्या होता, तो ये इनकम ऐड नहीं होती, तो ब्रदर के ही इनकम में ऐड हो जाती। इसलिए रिवोकेबल थी, इसीलिए क्या हो रहा है, आप बेनिफिट्स अगर रिकवर कर लेते हो तो वो आपके क्या हो जाते हैं, आप ही की इनकम में क्लब होगा। बट अगर इररिवोकेबल होते तो आपकी इनकम में क्लब नहीं होता। देखो फर्स्ट वाले में क्या किया था ना, असेट ट्रांसफर नहीं किया था, बिना असेट ट्रांसफर करे सिर्फ इनकम करी थी। ये बात एक बार ध्यान से सुन लेना, अगर मैंने कुछ इसमें गलत पॉइंट बोला हो तो एक बार ध्यान से सुन लेना।
बिना असेट को ट्रांसफर करे, मतलब असेट वाइफ के नाम पे ना लगवा के, अभी भी उन्हीं के खुद के नेम पे है, बस वाइफ के नाम पे क्या ट्रांसफर करी थी, वाइफ के नेम पे इनकम ट्रांसफर करी थी, ठीक है, बिल्डिंग अभी भी इनके खुद के नाम पे थी, ठीक है। इस सिचुएशन में चाहे रिवोकेबल हो चाहे इररिवोकेबल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हमने फर्स्ट सिचुएशन देखी थी, इसमें जब 1 लाख रुपए वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करे थे, इसमें इन्होंने सिर्फ पैसे ट्रांसफर करे थे, बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं करी। इस सिचुएशन में चाहे ये बिल्डिंग रिवोकेबल हो इररिवोकेबल हो, आपकी इनकम क्लब होगी ही होगी। लेकिन सेकंड सिचुएशन में क्या थी, आपने बिल्डिंग ट्रांसफर करी है, जहां पे क्या किया है आपने, अगर आपकी रिवोकेबल है, आपने बिल्डिंग ही पूरी ट्रांसफर कर दी है सामने वाले के नाम पे, ट्रांसफर ऑफ एसेट हो चुका है। यहां पे क्या हुआ था, ट्रांसफर ऑफ एसेट हुआ था, वहां पे बिना ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के ये काम हुआ था, ठीक है। चलिए, लेकिन यहां पे अगर इररिवोकेबल होगी तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, मतलब क्लब नहीं होगी आपकी इनकम। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई इनकम अराइज हो रही है बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न विद द इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, ये वाली भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपको कोई इनकम आ रही है, क्या आ रही है, कोई इनकम आ रही है विदाउट आपका, जहां पे क्या है आपके स्पाउस को मिल रही है, जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अच्छा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट समझ लीजिएगा क्या होता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है जहां पे आपका जैसे 20% से ऊपर के स्टेक होल्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ना ए लिमिटेड का मैं क्या हूं, डायरेक्टर हूं और मेरे पास ए लिमिटेड में मान लीजिए 40% की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और वैसे जनरली 20% और मोर होता है आपका सब्सटेंशियल, ठीक है। और बी मेरी स्पाउस है, मैंने क्या करा, बी को मैंने स्पाउस को इधर पे लगा लिया जॉब पे अपनी कंपनी में, ए कंपनी में, और क्या किया, इसको 30 लाख रुपए सैलरी, मान लीजिए 5 लाख रुपीस की सैलरी देना शुरू कर दिया, ठीक है, 5 लाख रुपीस की सैलरी देना शुरू कर दिया। और ए लिमिटेड ने बोला कि 5 लाख की सैलरी दे देना और मेरे को 5 लाख रुपए कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 5 लाख कम दे देना और मेरे 5 लाख रुपए स्पाउस को दे देना। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, मान लीजिए डायरेक्टर खुद कमाता था 5 लाख, 5 लाख इसने स्पाउस को दिलवा दिए, तो इससे क्या होगा, क्या इसका टैक्स बढ़ जाता। और 5 लाख तक तो हमें पता ही है क्या होता है, 5 लाख तक आपको रिबेट मिलती है 87A की, और दोनों क्या पे करते, 0% टैक्स पे करते, दोनों रेजिडेंट इन इंडिया थे, ठीक है। लेकिन अगर पूरी 10 लाख इसको मिलती, तो क्या ये 30% वाले ब्रैकेट में आता, 10 लाख के ऊपर मान लेते हैं, 10 लाख एंड अबव होता तो ये 30% के ब्रैकेट में आ जाता, इतना टैक्स देना पड़ता। अब इस तरीके से इसने पैसा बचा लिया, तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने देखा और इसको पकड़ लिया और इसको बोला नहीं भाई ये तो क्लब होगी, क्योंकि जो उसको आपने जॉब दिलवाई है वो किस वजह से मिली, क्योंकि आप वहां के डायरेक्टर हो और आपने कुछ झोल मोल करके उसको दिलवाई है, इसीलिए 5 लाख रुपए इसके भी वापस क्लब हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मान लीजिए ये स्पाउस ने अगर जो इनकम कमाई है ये अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज से कमाई है, यानी ऐसी एक्सपर्टीज जो अगर मार्केट में भी आप जाते तो आपको पैसे दे करके एक कोई बंदा हायर करना पड़ता, या फिर अपनी डिग्री के थ्रू कमाई है, या फिर अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू कमाई है, या फिर अपनी कुछ ऐसी नॉलेज के थ्रू कमाई है, चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं है बट वो नॉलेज ऐसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है। तो इन सिचुएशंस में अगर आप कमा रहे हो तो आपकी इनकम क्या होगी, क्लब नहीं होगी, क्या नहीं होगी, क्लब नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा, 64(1)(2) था, अब 64(1)(4) पे आ रहे हैं। आपने इनकम क्या कर दी, अराइज हो गई स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या आपने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ध्यान से समझना। मान लो आपने क्या किया, कोई एसेट है ट्रांसफर कर दिया, मान लो ये 10 करोड़ की एसेट थी ए की, 10 करोड़ की 10 करोड़ की एसेट थी ए की, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी इसने, कितने रुपए में, बोला भाई 50 रुपए में ले ले, 50 रुपए में ट्रांसफर कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्लबिंग अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल क्लबिंग अट्रैक्ट करेगी। इस सिचुएशन में भी आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपने ये जो कंसिडरेशन दी है ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। क्या है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब मान लो इसमें 1 लाख रुपए की इनकम आ रही होगी, 1 लाख रुपए की, आप बोलोगे भाई ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, 1 लाख रुपए की उसकी प्रॉपर्टी है, उससे बात करो। तो जो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है इसमें भी आप फंस जाएंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे क्या इससे बेटर एडिक्वेट में दे देता, क्या हो जाता, एडिक्वेट में दे देता तो क्या हो जाता, कैपिटल गेन भी हो सकता था, कैपिटल गेन पे टैक्स पकड़ लेती गवर्नमेंट, बोलेगी भाई ठीक है यहां से नहीं तो वहां से सही, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है,
ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, एक पॉइंट मुझे बताना था कि हाउएवर दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिंस द ट्रांसफर स्पाउस वुड बी डीम्ड ओनर एज पर सेक्शन। देखो, अगर आप क्या करते हो, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जनरली, तो वो क्या होती है, आप डीम्ड ओनर बन जाओगे, मतलब बात तो वही हो जाएगी कि आप फिर से फंसोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे होते, अपनी ही हाउस प्रॉपर्टी जहां रहते हो, तो भी आप डीम ओनर ही बन जाते, क्योंकि आप ही उसके ओनर होते। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब आते हैं इनकम अराइजिंग फ्रॉम सन वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, एक और तरीका आप चोरी करने का ढूंढ सकते हो कि भाई आप अपने किसको दे दो, बहू को अपना एसेट ट्रांसफर कर दो। मान लीजिए यही सेम सिचुएशन चलाते हैं हम लोग। अगेन मैं ए की बात करता हूं। ए ने क्या करा, ए की वाइफ थी बी, बी का बच्चा था सी, और सी की वाइफ थी डी। ठीक है, तो सी, ये क्या, ए की, ए कौन था, ए था फादर, ये थी मदर, ये था सन, और ये थी इसकी डॉटर इन लॉ, यानी जिससे सन की शादी हुई थी। अब ए ने क्या करने की कोशिश करी, मान लो ये एसेट जो 10 करोड़ रुपए का इसका घर था, ये इसने ट्रांसफर करवा दिया डी को। डी कौन है, उसकी बहू। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगी, क्लबिंग ऑफ इनकम अट्रैक्ट होगी। जो भी इनकम डी को आप दे रहे होगे वो वापस से ए की इनकम में जोड़ दी जाएगी। तो आप कोई भी तरीकों की हरकतें करने से फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 64(1), ये आपका क्या है, 5, 6, 7 और 8। इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। अगर आप स्पाउस अपनी मान लीजिए वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, ऐसे बोल सकते हैं, आपने कोई ट्रांसफर कर रहे हो अपनी वाइफ को या अपने सन की वाइफ को, तो भी क्या होगा, आप कोई इनकम ट्रांसफर कर रहे हो। अच्छा, पहले आपने क्या ट्रांसफर करा था, यहां पे असेट ट्रांसफर करा था। ठीक है, असेट ट्रांसफर करा था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जो अभी हमने सिचुएशन समझी वो असेट ट्रांसफर की थी। अब यहां पे इनकम ट्रांसफर की बात हो रही है। क्या कर रहे हैं, इनकम ट्रांसफर। मान लीजिए आपने कोई इनकम ट्रांसफर करी, ठीक है, विदाउट नहीं, बेनिफिट के लिए, किसकी, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना। अगेन जैसे हमने यहाँ पे समझा कि अगर आपने असेट ट्रांसफर करा, असेट कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से के ट्रांसफर करा है, तो भी आपके में क्लब होगी। अगर आपने कोई एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन करा है, ठीक है, और मतलब इनकम ट्रांसफर कर दी, मान लीजिए इस एसेट से, मान लीजिए उस घर से जो इनकम आ रही थी वही ट्रांसफर करिए, पहले पूरा एसेट ट्रांसफर करा दूसरे के नाम पे कम पैसों में, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। दूसरे में आपने क्या करा, इनकम ट्रांसफर करी कम पैसों में, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्लब हो जाएगी। इनकम भी अगर आपने ट्रांसफर करने की कोशिश करी। चलिए, इसके बाद आते हैं इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनर चाइल्ड का समझिएगा। माइनर चाइल्ड की इनकम का क्या होता है, देखो, माइनर चाइल्ड की इनकम की प्रोविजन समझना। मान लीजिए ये फादर है और ये है मदर। माइनर चाइल्ड की इनकम कहाँ होती है, क्लब। अब मान लीजिए जो भी सन है या डॉटर है, उसकी इनकम किसके में क्लब हो जाएगी, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने, जिसकी भी इनकम क्लबिंग अट्रैक्ट होने से पहले ज्यादा होगी। जो भी फादर या मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी क्लब करने से पहले, क्लबिंग ऑफ इनकम होने से पहले, तो जो भी बच्चे ने कमाया होगा उसकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा और आप उस पर टैक्स भरेंगे। क्या भरेंगे, टैक्स भरेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। और जिस भी फादर या मदर की इनकम में ये ट्रांसफर होगा उसको कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी, 1500 रुपए पर चाइल्ड की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, 1500 रुपए पर चाइल्ड। और ये किस में आती है, आपकी सेक्शन नंबर 1032 में, सेक्शन नंबर 1032 में। अच्छा, एक बार देखना, 1500 रुपए पर चाइल्ड 1032 में तो आपने अप्लाई कर ली। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या 1500 रुपए है, क्या लिखा है, पर चाइल्ड लिखा। अच्छा, मेरे मान लो क्या ये 2 बच्चों के लिए, नहीं, क्या 10 बच्चे हो तब भी मिलेगी, यस, 10 × 1500 होके आपको मिल जाएगी, क्योंकि क्या लिखा है, पर चाइल्ड लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना, पर चाइल्ड के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है। अच्छा, एक बात समझना, एक बात ध्यान से समझना कि मान लीजिए अगर ये इसका गार्डियन होता, मतलब जो ये बंदा है ये गार्डियन है, फादर मदर नहीं है, तो क्या अब क्लब होगी, नहीं। अब मैं बता रहा हूं प्रोविजन जहां पे आपकी इनकम क्लब नहीं होगी, इसलिए इसी तरीके के प्रोविजन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहला क्लब नहीं होगी जब आपने कोई मैनुअल वर्क करा है खुद से, स्किल या टैलेंट से। जैसे आपने देखा होगा ना, डांस इंडिया, डांस, केबीसी, ऐसे वाले शोज में जहां पे बच्चे ने अपने टैलेंट से पैसा कमाया है, तो
इस सिचुएशन में आपकी क्या है, इनकम क्लब नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी इन 80U। देखो 80U में कैसी डिसेबिलिटी दी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली कैसी है, जब आपका डिसेबल्ड चाइल्ड है और उसको क्या होते हैं, जैसे दो तरीके की डिसेबिलिटी होती है, एक होती है आपकी नॉर्मल और एक होती है हाई लेवल की डिसेबिलिटी। हाई लेवल की डिसेबिलिटी जनरली होती है 70% और मोर, जब आपको कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी से हो जाती है तो वो क्या होती है, हाई लेवल की डिसेबिलिटी। ठीक है, तो 80U में कौन सी बातें की गई हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड की। जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसकी जो भी इनकम होगी वो भी क्या होगी, आपकी क्लब फादर या मदर की इनकम में नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर करा है माइनर चाइल्ड को, ध्यान से सुनना, कोई एसेट ट्रांसफर करा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के हिसाब से सारे जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमने ए कर लिया, बी कर लिया, अब हम सी कर रहे हैं। हमने क्या करिए, एसेट ट्रांसफर करिए टू माइनर चाइल्ड, जो कि माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, माइनर चाइल्ड को है, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन बाय वर्च्यू द ट्रांसफर विल बी द डीम्ड ओनर। कहने का मतलब ये, अगर आपने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करी तो भी आपके में क्लब हो जाएगी, क्योंकि आप क्या बन जाओगे, डीम्ड ओनर बन जाओगे। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में यहाँ पे आपको स्टार कंडीशन अप्लाई होगी, अगर आपने जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किसको ट्रांसफर करी है, माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करी है, तो आपकी इनकम में क्लब नहीं होगी अगर माइनर मैरिड डॉटर को करी है। चलिए, चलिए, तो वो डीम्ड ओनर वाली सिचुएशन वहां पे नहीं आएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट पॉइंट पे हमारा आ जाते हैं 64(2) कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू अ प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। देखो, जहां पे इंडिविजुअल जो कि एचयूएफ का मेंबर है, कोई इंडिविजुअल जो कि एचयूएफ का मेंबर है कन्वर्ट कर देता है अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो सच प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअली, और आपने क्या कहा कि भाई इसको मैं एचयूएफ की प्रॉपर्टी बनवा देता हूं जिससे कि एचयूएफ के रेट पे टैक्स दे दूंगा, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, आप ही के में वापस से ये इनकम क्लब हो जाएगी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम यहाँ पे आपका पूरा खत्म होता है। काफी लंबा थोड़ा हमारा चल गया, कोई नहीं। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। एक सेकेंड रुकना। तो आज मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में क्या लाया हूं, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इस बार इससे काफी क्वेश्चन सेट हुए थे, जहां पे हम देख रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है। देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, दो तरीके के चेंज होते हैं, एक क्या होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में चेंज होने का मतलब ये है कि आप कोई चीज में कोई वैल्यूज में प्लस या माइनस करते हो, और स्केल में चेंज होने का मतलब ये है कि आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो। क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे मैं आपको मीन का समझाता हूं, मान लीजिए मीन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे एक 5, 10, 15, 20, ये चार मेरे पास वैल्यूज दी हुई है। मीन कैसे निकलता है, इनको टोटल करके, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। क्या ये ऐसे ही निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही निकलता है। तो करके देखते हैं कितना आएगा, 20, 30, 35 और 50। 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। एक सेकेंड रुकना, पॉइंट वाली चीज नहीं करनी है, एक सेकेंड मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ। ये कितना है, 50 है ना, 10 और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 20, 30, 40, 45, 50, 60। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसमें ना प्लस करके देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं ये जो वाली वैल्यूज है ना 5, 10, 15, 20 और 10, इनमें ना प्लस करके देख रहा हूँ। सब कुछ करके दिखाता हूँ आपको, जल्दी जल्दी देखना। मान लो मैं इसमें 1 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, 1 प्लस कर देता हूँ सब में, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या ये 6 हो जाएगी, क्या ये 16 हो जाएगी, सॉरी क्या ये 11 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, 11 हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब मैं इनका मीन निकालता हूँ, क्या आएगा, 11 और 6 कितना होता है, 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 17 और 6 23, 23 और 10 33, 33 और 31 कितना हो जाएगा, 33 और 1 34, 44, 44 और 1 45, 45 और 10 55 और 65, 65 आ जाएगा आपका। ठीक है, 65 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 13। देखो, क्या मेरा 1 प्लस करने पे, ओरिजिन में ऐड करने पे, क्या +1 मीन में भी हुआ है। पहले मेरा मीन कितना आ रहा था, 12, अब मेरा मीन कितना आ रहा है, 13। तो क्या प्लस करने से फर्क पड़ा,
क्या मीन में एक एक वैल्यू को प्लस करने से उसकी वैल्यू पे असर आया? यस। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है डिपेंडेंट। क्या मतलब हुआ, ये डिपेंडेंट है किस पे? ओरिजिन पे। क्यों? क्योंकि प्लस करने से फर्क पड़ रहा है ना। माइनस करके भी देख लेते हैं, माइनस करके भी देख लेते हैं सेम ही चीज को। अगर मैं माइनस कर देता, ये 5 10 15 20 10, यही लिख लेता हूं वापस से, 5 10 15 20 10, एक एक माइनस करता हूं मैं, ठीक है, एक एक माइनस कर लेता हूं सब में से। देखो कितना आएगा, 4 9 14 19 और ये 9 ऐड करते हैं, 9 10 11 12 13, 13 और 4 17, 17 और 10 27, 27 और 3 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 और 10 46, 46 और 9 46 और ये कितना आ जाएगा, 46 और 4 50 55 आ जाएगा आपका। कितना आ गया, 55। 55 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे कितना आएगा, 11। अच्छा क्या देखना, मेरा पहले मीन कितना आ रहा था, 12। 12 में से एक माइनस किया तो क्या 11 आ गया, तो यानी ओरिजिन पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये भी ओरिजिन पे से इफेक्ट हो रहा है, यानी मीन मेरा क्या हो रहा है, ओरिजिन से चेंज हो रहा है, यानी ये मीन पे डिपेंडेंट है। अगर चेंज नहीं हो रहा होता, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं चेंज नहीं कर पा रहा होता, वैल्यूज में चेंज नहीं आ रहा होता मीन की, तो वो क्या हो जाती, इंडिपेंडेंट हो जाती। क्या हो जाती, इंडिपेंडेंट हो जाती। बट अभी डिपेंडेंट है। अब स्केल में भी एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, यही रख लेते हैं, 5 10 15 20 10। मैं इनमें 2 मल्टीप्लाई कराता हूं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ध्यान से देखना कितना आएगा, 10 20 30 40 और ये 20, 2 से मल्टीप्लाई किया है सब में, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 20 30 30 और 30 60 60 और 40 100 और 120। 120 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, कितना आएगा, ध्यान से देखना, 12 5 2 जा 2 और 4 24, ठीक है, कितना आया, 24, ठीक है। कितनी वैल्यू आई है, ध्यान से देखना। पहले मीन कितना आया था मेरा, मैं फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जा रहा हूं, क्या मेरा मीन 12 आया था? क्या अगर मैं 12 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 हो जाता है? 12 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। यही आ रही है वैल्यू 24, बिल्कुल आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये भी डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई होने के बाद भी 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ और 2 से ही मल्टीप्लाई होकर मीन का चेंज आया, तो यस, ये तो इस पे भी डिपेंडेंट है, यानी मल्टीप्लाई करने पे भी डिपेंडेंट हो रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन भी है और डिपेंडेंट ऑन स्केल भी है। एक सेकेंड रुकना, मेरी वैल्यूज कहां चली गई, एक सेकंड रुकेगा, इसको फिक्स करके आता हूं। चलिए वापस आ गए। यस, देख लीजिए, आपको समझ आ गया, डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन भी है और डिपेंडेंट ऑन स्केल भी है। चलिए अब आते हैं वापस से मेरे टॉपिक की तरफ। तो अब हमको इसी तरीके से क्या करने हैं, कुछ चीजें याद रखनी है कि कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हो मीन डिपेंडेंट है ओरिजिन पे, स्केल पे, यानी प्लस माइनस करने से इस पे फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस करने से इस पे फर्क पड़ेगा, ये डिपेंडेंट है। ओरिजिन पे भी है, यानी यहाँ पे प्लस माइनस से भी फर्क पड़ रहा है, ओरिजिन से भी, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी फर्क पड़ेगा। अब मीडियन भी डिपेंडेंट है, दोनों पे फर्क पड़ेगा, मोड भी डिपेंडेंट है, दोनों पे फर्क पड़ेगा। अब यहां से देखना, कहने का मतलब ये है, जितने भी मेरे सेंट्रल टेंडेंसी होती है, क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी, मींस 3 चीजें होती है उसमें, मीन मीडियन मोड। क्या इन तीनों, ये तीनों ओरिजिन से भी डिपेंडेंट है, स्केल से भी डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी अगर हम सीरीज में करते हैं तो इन सब में फर्क पड़ेगा ही। अब आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की तरफ। डिस्पर्जन में मेरी क्या आती है, रेंज आ गई, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है। इनको देखते हैं। देखो एक चीज बस यहां से याद रखने वाली है कि बस एक ही ऐसी चीज है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि बोथ से इंडिपेंडेंट होती है, यानी ना तो उसको प्लस से फर्क, ना तो उसको माइनस से फर्क पड़ेगा, ना उसको मल्टीप्लाई से फर्क पड़ेगा, ना उसको डिवाइड से फर्क पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक ऐसी चीज है जिसको ना प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा, ना मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हो गई आपकी बोथ इंडिपेंडेंट, यानी ये हो गया क्लियर। अब बाकी बची रेंज, एसडी और रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होती हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होती है, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, यानी प्लस माइनस से तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मल्टीप्लाई डिवाइड से इनमें फर्क पड़ता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स का कवर होता है, इसको आप याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए मीन में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कराता हूं
ध्यान से सुनना, क्या मैं मीन में अगर 5 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या उसमें 5 से क्या बोलते हैं जो नया मीन आएगा, क्या वो भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही वैल्यू आएगी? तो यस, बिल्कुल सही बात है। ऐसे पूछ सकता है क्या रेंज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, तो बोलोगे यस है। क्या रेंज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है, तो बोलोगे नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल सिर्फ एक चीज है, विच इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए, इसके बाद हमारी आज 4 यूनिट्स ये हमारी कवर हुई हैं। इसके बाद हम लास्ट यूनिट हमारी कवर करने वाले हैं, विच इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ? इलास्टिसिटी। लोगों बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है समझने में कि इलास्टिसिटी कैसे निकलती है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। और आप लोगों को कईयों को डर लगता है ये पढ़ के कि ईडी इक्वल टू 1 क्या होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 क्या होता है। इलास्टिसिटी, डी मीन्स यहाँ पे मैं डिमांड को डिनोट कर रहा हूँ। ईडी आपकी लेस देन 1 क्या होती है, ईडी 1 क्या होती है ना, ये सब हमने पढ़ लिया। और ईडी 0 को ऐसे होती है, और ईडी इन्फिनिटी, ये तीनों आज हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप देखो पहला डायग्राम देखो। पहला डायग्राम में क्या है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाते हैं? प्राइस, और यहाँ दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे कि आपने क्या कर रहे हो, आपकी प्राइस तो बढ़ रहा नहीं है, प्राइस देखो मैंने ये फिक्स कर रखा है। जब आपका प्राइस फिक्स है और आपकी क्वांटिटी डिमांड घट बढ़ रही है अपने आप, क्या बोल रहा हूं, प्राइस आपका फिक्स है और आपकी क्वांटिटी डिमांड घट बढ़ रही है अपने आप, तो क्या होता है, आपकी परफेक्टली इलास्टिक कही जाती है। और ये कौन सी होती है? आपकी ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको क्या कहा जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहा जाता है? यानी इसको कितना मर्जी, जैसे इलास्टिक होता है ना, आपने देखा होगा आपके क्या बोलते हैं, पजामों में भी इलास्टिक लगा होता है जिसको हम कितना मर्जी खींच सकते हैं। तो इसी तरीके से ये भी परफेक्टली इलास्टिक होती है, कितना मर्जी आप इसको खींच सकते हो। तो कहने का मतलब है ये जो आपका चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ क्वांटिटी आप घटा बढ़ा पा रहे हो, आप प्राइस में कोई चेंज नहीं कर पा रहे। और इसकी ईडी क्या होती है? इनफाइनाइट। और ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल टू फॉर एक्स एक्सिस। क्या होती है? एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होती है। क्या ये एक्स एक्सिस है? इसके हॉरिजॉन्टल बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी क्या होती है। ईडी इक्वल टू, एक सेकंड रुकना, ये यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है, ये आपकी ईडी इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईडी इक्वल टू 0 कब होती है? जब आपके देखो प्राइस बढ़ रहा है, ये प्राइस बढ़ा, ये प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने पे, जब आपकी डिमांड क्या है? कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या होते हो आप? क्या होते हो इस सिचुएशन में? आपकी ईडी क्या हो जाती है? 0। ये क्या कहलाती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। मैं ना एक काम करता हूं, आपको यहाँ पे एक बार ढंग से दोबारा से डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो पहला डायग्राम समझते हैं किसका? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी का। ठीक है, मान लो मेरा प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस के कांस्टेंट होने के बावजूद भी लोग इस चीज की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है? ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। यानी कितना मर्जी खींच सकते हो। यहाँ पे प्राइस क्या है? कांस्टेंट। और ये लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, किसकी? एक्स एक्सिस के। ठीक है, आओ नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने क्या समझा? ईडी इक्वल टू 0 समझते हैं। 0 में उल्टा होता है आपका, ध्यान से देखना। 0 में क्या होता है आपका? उल्टी बात होती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। 0 में क्या होता है? आपने मान लीजिए यहाँ पे लाइन खींची, इसमें क्या हो रहा है? मान लो आपने प्राइस क्या है? प्राइस आपका P1 P0 था, फिर P1 हुआ, फिर यहाँ पे P2 हुआ। मान लीजिए प्राइस बढ़ा या फिर प्राइस घटा, उससे क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड आपकी सेम है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी ईडी होती है यहाँ पे 0। और इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। जनरली ये कैसी सिचुएशंस में होता है आपका? मेडिसिन की, फॉर एग्जांपल आपकी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, मेडिसिन खानी है। भाई मेडिसिन तो ऐसी चीज है ना, सामने वाला प्राइस घटा ले चाहे प्राइस बढ़ा ले, मुझे तो खानी है, मेरे को तो लेनी है, कंज्यूम करनी पड़ेगी अगर मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या रहती है? सेम रहती है। ऐसा भी नहीं होता कि कोई प्राइस घटा दे तो आप बोलो अच्छा 100 दवाइयां दे दो। अरे भाई जितनी नीड होगी उतनी ही खाऊंगा ना। मान लो मेरे को डॉक्टर ने 10 रिकमेंड करी है, अब 10 रिकमेंड करी है मान लो किसी ने दवा, ठीक है, और 10 डोज मेरे को 10 रुपए में मिल रही है, मैं तब भी 10 ही खाऊंगा। मान लीजिए 10 डोज रिकमेंड करिए, चाहिए 100 रुपए में मिल रही है तब भी मैं उतनी खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस के घटने बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। ध्यान से समझिएगा, ये होती है आपकी, ध्यान से देखना, ये कौन सी डिमांड होती है? मान लीजिए आपकी प्राइस ये है एक आपकी ये, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये मैं आपके लिए वो बना रहा हूं, मान लो आपकी प्राइस थी ये
P और P1 और ये थी Q और Q1। मान लो मेरा प्राइस घटा 20% से, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, प्राइस घटा मेरा 20% से, प्राइस में कितना चेंज आया, 20% कम हुआ, और डिमांड बढ़ गई 50% की। ओ भाई साहब, 20% की डिमांड घटाने से मेरी कितने की डिमांड बढ़ी है, 50% की डिमांड बढ़ गई। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है मेरी, इसको हम कहते हैं इलास्टिक सप्लाई। क्या कहते हैं, इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई का मतलब है इलास्टिसिटी, इसकी डिमांड, सॉरी इलास्टिक डिमांड है, कहने का मतलब ये इसकी इलास्टिसिटी एक से भी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 1 से भी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 1 से भी। क्यों, क्योंकि 20% घटाया और चेंज कितना आया, 50%। मतलब 20% प्राइस घटाया और लोगों ने 50% ज्यादा डिमांड कर दी। तो ये क्या होती है मेरी, इसकी ईडी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1। और आप देखो जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसका कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर। क्या बनता है, फ्लैटर कर्व बनता है। ये पेपर में आता है, लोगों को समझ नहीं आता कि फ्लैटर कर्व क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको स्टीपर कर्व भी समझाता हूं, आ जाओ। इसके बाद हम बनाते हैं एक और डायग्राम, सेम बनाते हैं। अब हम स्टीपर कर्व बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा स्टीपर कर्व बनाने की ट्राई करता हूं। स्टीपर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग डिमांड अपनी। देखो कई बार क्या होता है, मान लो ये मेरा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड फर्स्ट वाली थी, क्या आप देख पा रहे हो मैं स्टीपर कर्व में क्या हो रहा है। मान लो ये प्राइस था P, P1 और ये Q और ये Q1। देखो प्राइस कितने से गिरा, मान लो 50% से गिरा प्राइस, लेकिन डिमांड में कितना चेंज आया, सिर्फ 10% का। या उल्टा सिचुएशन कर दो, प्राइस यहाँ पे क्योंकि बढ़ा है तो मैं बढ़ता हुआ दिखाता हूँ। मान लो प्राइस बढ़ा 50% से और उससे कितना सिचुएशन आया, क्वांटिटी डिमांड में फर्क, सिर्फ 10% का फर्क आ रहा है। कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, 10% का ही फर्क आ रहा है। तो 50% से बढ़ने से मेरा फर्क कितना आ रहा है, 10% का। तो ये कैसी डिमांड होती है, इनइलास्टिक डिमांड। आज आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, पेपर में आपको समझ में नहीं आता इलास्टिक क्या होती है, इनइलास्टिक क्या होती है। तो इनइलास्टिक में आपका कर्व कैसा बनता है, स्टीपर कर्व बनता है। देख रहे हो पतला सा कर्व बना है, अंदर की तरफ बना है। इसमें देखो अंदर की तरफ कर्व है और उसमें देखो बाहर की तरफ है। अच्छा, स्टीपर कर्व का फायदा क्या होता है, ध्यान से समझना। स्टीपर कर्व आपका जो बना है ना, ये कैसी सिचुएशन में काम करता है, कहने का मतलब ये है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे लिवाइस हो गई या फिर आपकी पूमा हो गई, इन सिचुएशंस में ये वर्क करता है जहां पे आपको ब्रांड पे भरोसा है। ब्रांड पे भरोसा है, मान लो आपकी लिवाइस, क्या होता है, लिवाइस ने बहुत ज्यादा भी 50% भी प्राइस बढ़ा दिए तो भी क्या लोग उसकी डिमांड घटा देंगे, नहीं। जिनको ब्रांडेड चीज पसंद है वो तो लेंगे ही लेंगे। जिनको ब्रांडेड जूता, नाइकी के जूते लेने हैं वो लेंगे ही लेंगे। तो उनसे क्या होता है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड में चेंजेस नहीं आते, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे अपनी फाइनल, ईडी इक्वल टू 1। क्या पढ़ेंगे, ईडी इक्वल टू 1, जिसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। देखो यूनिटरी इलास्टिक कैसी होती है, ध्यान से समझना। यूनिटरी इलास्टिक होती है कि मेरे 20% का ही, मान लीजिए ध्यान से समझना, मान लो 20% प्राइस गिरा, P1 था, P0 हो गया। मान लो 20% प्राइस गिरा और 20% डिमांड बढ़ी। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है आपकी कि जहां पे आपने सेम इक्वल, अब आप देख पाओगे ईडी इक्वल टू, ये क्या होता है, 1। इसको क्या कहा जाता है, ईडी इक्वल टू 1, जहां पे आपकी जितना प्राइस गिरा उतनी ही डिमांड भी सेम अमाउंट से गिरी। इसीलिए ये कैसा कहलाता है, ईडी इक्वल टू 1। और इसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक्स, यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहा जाता है, यूनिटरी इलास्टिक। तो ये आपकी हो गई डिमांड। तो आई होप आपको मज़ा आया हो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमने सारे आज 5 टॉपिक, 5 कॉन्सेप्ट कर दिए हैं। बहुत डिटेल में गए हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है कुछ भी चीज़ समझने में। और अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के सेशंस और आएँ या फिर कोई और सजेशन है आपके पास जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से, कोई आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं, कुछ भी आपके जो सजेशन है, जिस तरीके से आप कॉमर्स पढ़ना चाहेंगे, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनी है आपके लिए, सो अपने दोस्तों के साथ भी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का गिवन है, वहां से आ सकते हैं और पीडीएफ्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।